होली शब्द होलिका से बना है, जो हिरण्यकश्यप नाम के एक राक्षस रूपी राजा की बहन थी और हिरण्यकश्यप के पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद हिरण्यकश्यप का पुत्र होते हुए भी भगवान विष्णु का परम भक्त था और यह बात प्रहलाद के पिता और हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि हिरण्यकश्यप एक राक्षस था और एक राक्षस का पुत्र भगवान विष्णु का भक्त कैसे हो सकता है, यह बात हिरण्यकश्यप को ठीक नहीं लगी और वो अपने पुत्र से घृणा करने लगा। और इस घृणा में उसने कई बार अपने ही पुत्र प्रहलाद के प्राण लेने की कोशिश की और जब वो अनेकों प्रयास के बाद भी असफल रहा तो फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका के साथ अपने पुत्र के प्राण लेने की योजना बनाई। अब होलिका के साथ क्यों? क्योंकि होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में भस्म नहीं हो सकती और इस वरदान का फायदा उठाकर हिरण्यकश्यप ने यह आदेश दिया कि होलिका उनके पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए और जब इस आदेश का पालन हुआ तो प्रहलाद तो इसके बाद भी बच गए, लेकिन प्रहलाद की जगह होलिका वरदान होते हुए भी अग्नि में भस्म हो गई और इससे हिरण्यकश्यप को यह समझ में आ गया कि कभी भी बुराई से अच्छाई को भस्म नहीं किया जा सकता और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। और इसलिए होली के त्योहार को भी दिवाली की तरह बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में देखा जाता है और कहा जाता है कि आपके आसपास जितनी भी बुराइयां हैं, आपके मन में जितनी भी बुराइयां हैं, वो आप होली के मौके पर अग्नि में भस्म कर दीजिए। वैसे इस बार की होली दो और कारणों से बहुत खास है, आपने सोचा भी नहीं होगा। इनमें पहली वजह यानी पहले बदलाव को आपने भी नोटिस नहीं किया होगा। समाज में देखिए, जब बदलाव आता है तो धीरे धीरे आता है और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव होली के मौके पर हमें देखने को मिला है। आपने देखा होगा कि हर बार होली के मौके पर एक खास नैरेटिव गढ़ा जाता था और देश के लोगों से पानी बचाने की अपील हर बार की जाती थी। इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज टीवी पर आते थे, सोशल मीडिया पर आते थे, खिलाड़ी, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स आपको आकर बताते थे, अपने संदेश देते थे कि इस बार होली पर आपको पानी की बर्बादी नहीं करनी है। लेकिन क्या आपने नोट किया कि इस होली पर इस तरह का कोई नैरेटिव किसी सेलिब्रिटी ने आप तक नहीं पहुंचाया और इस तरह की कोई अपील इस बार नहीं की गई और यह हमारे समाज में, हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और इससे यह पता चलता है कि अब भारत के लोग जागरूक हो रहे हैं और वो अपनी संस्कृति और त्योहारों की ट्रोलिंग को अब और ज्यादा स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरा, इस बार की होली 3 बातें आपको भी सिखाती हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात यह कि इस बार होली के मौके पर आपको रंगों से नहीं बल्कि रंग बदलने वाले लोगों से सावधान रहना है। दूसरी बात यह कि अगर आपके पास पॉजिटिविटी का डिटर्जेंट पाउडर नहीं है तो आपके मन और मस्तिष्क पर लगे नेगेटिविटी के दाग आपको बीमार बना सकते हैं। और तीसरी बात यह कि जीवन में रंगों का महत्व भी समय के हिसाब से तय होता है और इसीलिए कहा गया है कि समय समय की बात है, कल जो रंग थे आज वो दाग हैं। वैसे इस दुनिया में 2 रंग ऐसे भी हैं जो सबसे अलग हैं और वो रंग हैं ब्लैक एंड व्हाइट। ये रंग किसी भी चीज को पूर्णता से देखने के लिए आवश्यक हैं और आपकी मदद करते हैं। जब आप कोई भी तस्वीर देखते हैं तो उस तस्वीर को, उसके दोनों पहलुओं को देखने में ये आपकी मदद करते हैं और इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट है और इसमें हम आपको देश और दुनिया की सभी खबरों को ब्लैक और व्हाइट में करके दिखाते हैं। इसीलिए हमारी आपको आज ये सलाह है कि आपके आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसे आप ब्लैक एंड व्हाइट में देखना शुरू कीजिए ताकि आपको हर तस्वीर, हर स्थिति ठीक से समझ में आए। अब हम आपको राजनीति के रंगों के बारे में बताते हैं और यह भी बताएंगे कि क्या कांग्रेस के पास इस बार लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आयकर विभाग ने उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से पार्टी लोकसभा के चुनाव में प्रचार नहीं कर पा रही है और शायद यही कारण है कि इस बार की जो होली है वो कांग्रेस के लिए भी बड़ी सूनी सूनी रही होगी और कांग्रेस के लिए ये होली एक तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट बन गई। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते फ्रीज होने से उनकी पार्टी के नेता फ्लाइट तो दूर, अब ट्रेन की टिकट भी नहीं खरीद पाएंगे और ट्रेन से भी सफर करके एक राज्य से दूसरे राज्य चुनाव प्रचार के लिए भी नहीं जा पाएंगे। और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं
कि मोदी सरकार ने लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया है। यानी वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के बैंक खाते सील नहीं किए, बैंक खाते फ्रीज नहीं किए, बल्कि उन्होंने लोकतंत्र को फ्रीज कर दिया है। आज बताते हैं आपको सच्चाई क्या है। हकीकत यह है कि इस मामले में जब कांग्रेस हाई कोर्ट गई तो हाई कोर्ट से भी उसे राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें टैक्स की रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स को चुनौती दी गई थी। इसके अलावा यह भी पता चला है कि कांग्रेस पार्टी के देश भर में 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स हैं और यह बात पूरी तरह से गलत है कि आयकर विभाग ने इन बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के पास अभी भी पैसा है। सच्चाई यह है कि दिल्ली के 5 बैंकों में कांग्रेस पार्टी के 11 बैंक अकाउंट से टैक्स के बकाया भुगतान की रिकवरी की गई है और इन 11 बैंक अकाउंट्स को भी फ्रीज नहीं किया गया है। जबकि पिछले हफ्ते सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की देश के सामने और बताया, यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स मोदी सरकार ने आयकर विभाग के जरिए फ्रीज करवा दिए हैं। दिस इशू इफेक्ट्स नॉट जस्ट the Indian National Congress. It impacts our democracy itself most fundamentally. A systematic effort is underway by the Prime Minister to cripple the Indian National Congress financially. ये क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और ये क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। This is not freezing of the Congress party's bank accounts. This is the freezing of Indian democracy. That is what is happening here. Okay, so we are unable, as the biggest opposition party, we are unable to take any action. There is no action we are able to take. We cannot send our leaders anywhere. We cannot book advertisements. We cannot do anything. ये 18वीं लोकसभा का चुनाव जो हो रहा है, इसमें हम सब देख रहे हैं, ये कुचल रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं और हमको चुनाव लड़ने के स्थिति में वो नहीं छोड़ना चाहते। केजरीवाल के शराब घोटाले के बाद यह दूसरा ऐसा मामला है जो है तो कानूनी मामला, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के शोर में यह मामला जो है, इसकी जो लीगल मेरिट्स हैं वो दब गई हैं। इसलिए अब आपको यह बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। हमें आयकर विभाग से जो जानकारी मिली है, यानी इनकम टैक्स विभाग से जो पता चला है, उसके मुताबिक यह मामला टैक्स के बकाया भुगतान से जुड़ा हुआ है और यह मामला आज का नहीं है, बल्कि यह मामला है वित्त वर्ष 2017 और 18 का, जिसमें कांग्रेस ने उस वित्त वर्ष में मिले चंदे की घोषणा नहीं की थी। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है, उस चंदे पर इन पार्टियों को एक निश्चित अवधि के अंदर टैक्स नहीं देना होता और इस चंदे से होने वाली आय सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए टैक्स फ्री होती है और इसके लिए एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इस प्रक्रिया में हर राजनीतिक पार्टी को आयकर विभाग को यह बताना होता है कि उन्हें किस वित्त वर्ष में कितना चंदा मिला और इस डिक्लेरेशन के बाद आयकर विभाग इन पार्टियों को मिले चंदे पर उनसे टैक्स नहीं लेता और यह मामला भी उसी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस को 31 अगस्त 2018 में यह बताना था कि उसे वित्त वर्ष 2017 और 18 में कितना चंदा मिला, लेकिन कांग्रेस ने इस तारीख तक आयकर विभाग को चंदे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक पार्टियों को एक और मौका दिया और कहा कि उन्हें 31 दिसंबर 2018 तक अब यह घोषित करना होगा कि उन्हें इस वित्त वर्ष में कितना चंदा मिला। लेकिन इस बार भी कांग्रेस ने पार्टी को मिले चंदे की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को नहीं दी और कांग्रेस पार्टी ने डेडलाइन खत्म होने के 40 से 45 दिन बाद फरवरी 2019 में आयकर विभाग को यह बताया कि उसे पिछले वित्त वर्ष में लगभग 200 करोड़ रुपए का चंदा मिला था। लेकिन इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को एक नोटिस भेजा और बताया कि उसने एक निश्चित अवधि में पार्टी को मिले चंदे की राशि को घोषित नहीं किया, इसलिए अब इनकम टैक्स के नियमों के तहत कांग्रेस पार्टी को मिले चंदे को
टैक्सेबल इनकम माना जाएगा और कांग्रेस पार्टी को 106 करोड़ रुपए का भुगतान टैक्स के रूप में आयकर विभाग को करना होगा। यानी अगर वो समय पर कर देते ये घोषणा कि हमें कितना चंदा मिला है तो उस पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन क्योंकि डेडलाइन समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने आयकर विभाग को पूरी जानकारी दी कि उन्हें इस वर्ष कितना भुगतान, कितना चंदा मिला है, तो उस पर इनकम टैक्स विभाग ने 106 करोड़ रुपए का टैक्स लगा दिया। कांग्रेस ने जब यह भुगतान नहीं किया तो लेट फी की वजह से यह भुगतान 106 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 135 करोड़ रुपए हो गया और इस भुगतान को लेकर कांग्रेस कई बार अदालतों में गई और इनकम टैक्स विभाग के ट्राइब्यूनल ने उसे कुल भुगतान का 20% पैसा आयकर विभाग में जमा कराने के लिए कहा। तो जब वो ट्राइब्यूनल गई तो ट्राइब्यूनल ने कहा कि आप 135 करोड़ रुपए मत जमा कराइए, आप इसका शुरुआत में 20% जो पैसा है वो जमा करा दीजिए और 20% इसका बनता है लगभग 21 करोड़ रुपए। तो 21 करोड़ रुपए तो जमा करा ही सकती थी कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए इनकम टैक्स विभाग में जमा कराए और इसके बाद अदालत ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने इस टैक्स भुगतान पर रोक लगाने की मांग की थी और बाद में यह मामला अदालतों में चलता रहा। पिछले साल अक्टूबर के महीने में कांग्रेस ने फिर इसी मामले में 1,72,00,000 रुपए के टैक्स का भुगतान किया, 1,72,00,000। लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग ने यह कहा कि कांग्रेस को असल में पूरे 135 करोड़ रुपए ही जमा कराने होंगे टैक्स के रूप में, तो यह मामला फिर से अदालत गया। कांग्रेस ने फिर से चुनौती दी और इसी के बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी से टैक्स की वसूली करने के लिए उसके बैंक खातों पर यह कार्रवाई की। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि इसके लिए भी बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया गया था। फरवरी के महीने में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट्स में जमा केवल उतनी राशि को फ्रीज किया है जितनी राशि उसे बकाया टैक्स के रूप में आयकर विभाग को देनी है और बाकी का पैसा कांग्रेस पार्टी अब भी जब चाहे तब बैंक से निकाल सकती है। यानी उस बैंक खाते में जाकर आयकर विभाग ने अपने को लेकर जो भुगतान करना था उतने पैसे को फ्रीज कर दिया। अब आपने देखा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई पैसा नहीं बचा क्योंकि इनकम टैक्स ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनके पास इतना भी पैसा नहीं है, यानी कांग्रेस पार्टी के पास, कि उनके नेता एक राज्य से दूसरे राज्य भी, फ्लाइट तो छोड़िए, ट्रेन की टिकट खरीद कर भी जा नहीं सकते। इतना भी पैसा नहीं है कि ट्रेन की टिकट खरीद सकें। खुद राहुल गांधी अपने बयान में कह रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने उनके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है और अब चुनाव लड़ने के लिए उनके पास पैसा नहीं बचा। वो ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके से लोकतंत्र की हत्या है और एक तरीके से जो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ऐसा हाल कर दिया गया है कि अब वो चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं रही, तो इसलिए इस चुनाव को भी एक तरीके से वैध नहीं माना जा सकता। अब इस सवाल पर आते हैं कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी, उसे कितना पैसा चाहिए होता है एक लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनावों पर 1,264 करोड़ रुपए खर्च किए थे, ऐसी उन्होंने घोषणा की थी, ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। 1264 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे और 2014 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी ने 714 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव पर 820 करोड़ रुपए खर्च किए और उससे पिछले 2014 के लोकसभा चुनाव पर कांग्रेस ने 516 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा, अगर कांग्रेस पार्टी ने पिछली बार 800 करोड़ रुपए खर्च किए 2019 में, तो अगर इस बार देखेंगे तो हो सकता है इस बार उन्हें शायद 1,1100 या 1,200 करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़े। हालांकि बहुत सारी रिपोर्ट्स इस खर्च को सही नहीं मानती हैं और अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, इनका लोकसभा चुनाव पर जो खर्च होता है वो असल में इतना नहीं होता, बल्कि ये हजारों करोड़ रुपए में जाता है। कोई भी पार्टी जितना बताती है उससे कहीं ज्यादा खर्चा करती है। इसलिए इस मुद्दे पर भी आरोप लगते रहते हैं, इस मुद्दे पर भी राजनीति होती रहती है। लेकिन हम आपको वो फिगर बता रहे हैं, वो आंकड़ा बता रहे हैं जो ये पार्टियां औपचारिक रूप से घोषित करती हैं कि हमने एक चुनाव में इतना पैसा खर्च किया है। तो उसके आधार पर आप ये मान सकते हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी को 1,1100 या 1,200 करोड़ रुपए के आसपास की आवश्यकता तो
पड़ेगी ही। आज हमने होली के अवसर पर आपके लिए एक राजनीतिक होली का इंतजाम किया है और ये राजनीतिक होली खेलने के लिए आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान है। हमारे साथ आ रही हैं राजनीति की महारानी। अब आप सोचिए राजनीति की महारानी कौन हो सकती है। एक और हिंट मैं आपको देता हूं, उनका नाम है रानी भारती। अब शायद आप समझ गए होंगे, एक नई वेब सीरीज है जिसका नया सीजन आया है, जिसका नाम है महारानी। बिहार की राजनीति पर यह वेब सीरीज आधारित है और अभी इसका एक नया सीजन पार्ट 3 आया है, सीजन 3 आया है। और कहानी कुछ ऐसी है, ये बिहार की राजनीति पर आधारित है, जिसमें बिहार के एक मुख्यमंत्री अपनी चौथी पास पत्नी को अपनी जगह मुख्यमंत्री बना देते हैं और उसके बाद ये चौथी पास जो मुख्यमंत्री हैं महिला, ये बिहार के बड़े बड़े नेताओं को धूल चटा देती है। तो स्वागत कीजिए राजनीति की महारानी यानी रानी भारती यानी हुमा कुरैशी का। हुमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल तो राजनीति का पूरा माहौल है जी, और ऐसे माहौल में आपकी ये जो वेब सीरीज है इसे लोग देख रहे हैं। आपका जो किरदार है रानी भारती का, और आप देखिए कि आज वो रानी भारती के किरदार में ही आपको यहां नजर आ रही हैं। ये जो किरदार है ये कई बार ऐसा लगता है कि राबड़ी देवी से इंस्पायर्ड है, कई बार ऐसा लगता है जयललिता या फिर मायावती से इंस्पायर्ड है, या फिर हो सकता है ममता बनर्जी से भी। तो ये आपका किरदार किससे इंस्पायर्ड है? सभी से है और किसी से भी नहीं है। आई थिंक रानी भारती जो है वो हिंदुस्तान का जो कॉमन मैन है उससे इंस्पायर्ड है। आई थिंक हर कॉमन मैन के अंदर एक ख्वाहिश होती है, एक भावना होती है कि एक बार हमको सत्ता देके देखो तो हम दुनिया बदल देंगे और जो जितने समाज में जितने भी जो भी खराब चीज़ें हैं उसको ठीक कर देंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जो राइटिंग है उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। आई डोंट थिंक जो सुभाष कपूर है या सोनी लिव वाले हैं उन्होंने किसी स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को दिमाग में रख के ये बनाया था। ऑफ कोर्स जब सीजन बनाया तो बहुत लोगों ने बोला कि यार ये तो एकदम राबड़ी देवी जैसा है, बट एक्चुअली जब लोगों ने काफी कुछ राबड़ी देवी की कहानी से मिलती है। बिल्कुल भी नहीं एक्चुअली, आप तो मतलब इतना जानते हैं पॉलिटिकल स्फीयर में, खाली बस एक वो चीज थी कि एक हस्बैंड वो अपने पति की जगह उनको जी बस खाली वो स्टार्टिंग पॉइंट वो था, बाकी तो दोनों कहानियां बहुत अलग हैं, बहुत ज्यादा अलग है। जब कोई किसी नेता का रोल करता है तो देखिए रेफरेंस पॉइंट बहुत सारे मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे देश की राजनीति नेताओं से भरी पड़ी है। बिल्कुल, आप बहुत सारे उनको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। लेकिन जब एक महिला नेता, वो भी बिहार की, आपको एक रोल उसका निभाना है, तो आपने क्या तैयारी की और आपका रेफरेंस पॉइंट क्या था कि किसके जैसा दिखना है आपको? नहीं, ऐसा कोई रेफरेंस पॉइंट था नहीं। मेरी ख्वाहिश सिर्फ ये थी कि जब लोग ये देखें तो वो किसी भी नॉर्मल नेक्स्ट डोर महिला से उसको आइडेंटिफाई करें। हम लोग ना क्योंकि मैं तो अपने आप को फेमिनिस्ट मानती हूँ, तो मुझे लगता है कि हम लोग ना बहुत कम वैल्यू देते हैं जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उनको, कि एज इफ उनके कोई वर्थ नहीं है या उनमें इंटेलिजेंस नहीं है। अगर कोई अंग्रेजी में बात नहीं कर पाता तो मतलब वो ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। एक उस तरह की एक धारणा है लोगों के अंदर। तो मेरा सिर्फ ये था कि हर इंसान जब इसको देखे तो लगे हमारे बगल में कोई पड़ोस में कोई रहती है, बिल्कुल वैसी हैं, और अगर वो चीफ मिनिस्टर बन के कुछ कमाल की चीजें कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो थॉट प्रोसेस वो था। जी, आपकी अपनी भी राजनीति में रुचि है? बिल्कुल भी नहीं, आप जानते हैं। तो एक ऐसा एक्टर जिसकी राजनीति में कोई रुचि ही नहीं, बिल्कुल पहली बात, उसे एक महिला नेता का किरदार निभाना है और वो भी बिहार का, तो मैनरिज्म जो है वो एक बिहारी जैसा होना चाहिए, बिल्कुल भाषा बिहारी जैसी होनी चाहिए। तो बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने अंदर लाना पड़ा होगा। मेरा तो मुझे लगता है पिछले जन्म का कुछ रिश्ता है बिहार से, क्योंकि मेरी पहली फिल्म गैंग्स ऑफ वसीपुर में भी मैं एक बिहार की लड़की प्ले कर रही थी। इनफैक्ट जब मैंने वो फिल्म की तो क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, साउथ दिल्ली में पली बड़ी हूँ, गार्गी कॉलेज गई, यहीं पे स्कूलिंग की, तो जब मैंने वो फिल्म के बाद मैंने पहली बार ऐसे इंटरव्यू को किया तो सामने वाले जर्नलिस्ट ने बोला, अरे आप तो बहुत पढ़ी लिखी लगती हैं, आप तो बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बात करती हैं। मैंने कहा आई एम प्रॉब्ली मोर एजुकेटेड देन यू आर, बट दैट्स सेपरेट मैटर। बट नहीं, आई थिंक कुछ तो कनेक्शन है बिहार से। मैं जो भी किरदार करती हूँ जो बिहार का होता है बहुत उसे प्यार मिलता है। इनफैक्ट विनीत कुमार जो हमारे सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, काला नाग का, उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब जाता हूँ पटना तो सब बोलते हैं कहाँ से है ये पटना में। तो आई थिंक अच्छा है, बहुत प्यार मिलता है मुझे बिहार की बेटी बन के, एंड आई होप कि अगले सीजन में भी हमको इतना ही प्यार मिले। इस वेब सीरीज में आने के बाद और ये रोल निभाने के बाद आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बहुत सारे, एक तो बहुत सारे, आप जैसे फ्रेंड्स बन गए। हाँ, आई थिंक वेदर इज अ जर्नलिस्टिक कम्युनिटी या जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो,
आई थिंक उनको बहुत ये शो एंटरटेन करता है। बहुत सारे जो ऑडियंसेस तक मैं शायद नहीं पहुंच पाई थी आज तक, जो मिडिल क्लास हैं या बड़े शहरों से बाहर हैं, आई थिंक इतना प्यार मिलता है रानी भारती को। मैं भी सुबह मैं मुंबई से जब आई तो जितने सिक्योरिटी वाले सब भाग के आ गए, मैम आपका हमने सीजन 3 देखा। आई थिंक इतना प्यार मुझे शायद ही किसी कैरेक्टर के लिए मिला होगा अपने करियर में। और मैंने काफ़ी हिट फिल्में भी की हैं, 100 को फिल्में भी की हैं, बट आई थिंक जब कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिससे लोग आइडेंटिफाई करते हैं या उनको लगता है कि ये हमारे जैसी है, हमारे जैसा है, वो प्यार आपको अलग ही मिलता है। जैसे हाल ही मैंने एक फिल्म देखी थी विक्रांत मसी की 12th फेल, वो देख के मुझे भी ऐसे फीलिंग हुई थी कि अरे यार इसको बनना चाहिए IAS अफसर। सो आई थिंक बहुत कम फिल्में या कैरेक्टर्स आपको मिलते हैं एज एन एक्टर जहाँ पे आपको ऐसा प्यार पाने का मौका मिलता है। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जब वो इस तरह के इंटेंस कैरेक्टर में जाते हैं जी। तो बहुत समय तक वो उसी कैरेक्टर के अंदर रह जाते हैं। नहीं बिल्कुल। और आप देखिए आज ब्लैक एंड व्हाइट में रानी भारती तो आई हैं, दूसरी बात यह है कि आज होली के दिन भी हम ये ब्लैक एंड व्हाइट डिस्कशन कर रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कार्यक्रम में, और हम दोनों ही ब्लैक में हैं। जी। देखिए ये भी एक जो है दिलचस्प बात है। Correct. और बस हो गया ऐसा। हाँ, सिर्फ हमने प्लानिंग नहीं की थी, अपने आप ही हो गया। अपने आप हो गया। लेकिन राजनीति में आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट बहुत कम होता है और ग्रे बहुत ज्यादा होता है। अब आप कह रहे हो तो होता होगा सर। नहीं होता ही है। ग्रे बहुत ज्यादा है, मेरे बालों की तरह। तो जब आप इस किरदार को पढ़ रही थी, जब इसमें आप ढलने की कोशिश कर रही थी, तो आपको भी एक नेता की तरह बीच में महसूस हुआ? आपको लगा कि आप भी कुछ दिनों के लिए एक नेता की तरह सोचने लगी हैं, उसी की तरह बन गई हैं? एक्चुअली नहीं, मेरे साथ बिल्कुल ऑपोजिट हुआ, क्योंकि रानी भारती का और जो 3 सीजन्स मिस्टर सुभाष कपूर, उनके राइटर्स उमा और नंदन जी ने लिखा है, वो जो है एक प्रॉपर हीरोज आर्क है। एक इंसान जिसको पॉलिटिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता है, वो कैसे इज थ्रस्ट इनटू पावर, वहां से जाके वो कैसे अब हैज बिकम अ पावरफुल चीफ मिनिस्टर एंड अ वेरी गुड चीफ मिनिस्टर। वो जो पूरी जर्नी है ना, वो आई थिंक बहुत ही एक प्रॉपर हीरोज आर्क जिसे बोलते हैं, वो उस तरीके से लिखी गई है। तो मुझे लगता है कि वाइल प्लेइंग दिस कैरेक्टर परहैप्स जो रानी भारती सवाल पूछती थी उससे मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। जैसे सीजन 1 में एक बहुत कमाल का डायलॉग है जब वो जाके असेंबली में बोलती है कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए। वो बहुत ही सिंपल तरीके से वो बात पूछ रही है, बट एक्चुअली वो कितना बड़ा एक स्टेटमेंट है, यू नो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन के ऊपर इन पॉलिटिक्स। तो मुझे क्या लगता है रानी भारती बहुत प्यार से, बहुत सिंप्लिसिटी से अपना एक्सपीरियंस बताती है, और कहीं ना कहीं बिकॉज वो हिंदुस्तान की एक महिला है, उसका एक्सपीरियंस से आप एक्चुअली पॉलिसी को या गवर्नमेंट्स को समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वाइल प्लेइंग रानी भारती मुझे भी कहीं ना कहीं पहले मुझे लगता था कोई चीज़ नहीं पता आपको तो आप एक्टिंग करते थे कि अच्छा, या चुप रहते थे कि आपको शायद पता है, बट अब मैं पूछ लेती हूँ कि क्या मतलब, समझाइए ज़रा क्यों होता है। और जो सामने वाला पूछने वाला भी होता है उसको भी शायद कभी कभी लगता है कि वो अपने आप को एक्सप्लेन करे, नहीं तो हम अजम्पशंस पे ही जीते रहते हैं। तो आई थिंक प्लेइंग अ पॉलिटिशियन एक्चुअली हेल्प मी अंडरस्टैंड माई सेल्फ एज अ वुमन मोर देन एनीथिंग एल्स। तो हमारे समाज के बारे में तो कहा ही जाता है कि ये पुरुष प्रधान समाज है। बिल्कुल। और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में भी यही कहा जाता है कि ये भी पुरुष प्रधान है। और ऐसे समाज में रहते हुए और ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हुए और फिर रानी भारती का किरदार निभाने के बाद आपको कभी खुद भी रानी भारती जैसा महसूस हुआ? कई बार असहाय महसूस हुआ, कई बार ये महसूस हुआ कि आपको कि ये जो बैरियर्स हैं इन्हें तोड़ने की बहुत ज़रूरत है। और रानी भारती में मैंने वो वेब सीरीज देखी तो कई बार मुझे ऐसा लगा कि वो खुद भी अनश्योर होती है बहुत सारी चीज़ों के लिए कि ये हो भी पाएगा या नहीं। लेकिन जब वो अपनी थोड़ी सी ताकत दिखाती है, तो थोड़ा सा दबाव डालती है, तो चीजें अपने आप हो जाती हैं। इससे उसको लगता है कि अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मेरी इतनी ताकत है। उसको खुद एहसास नहीं है कि उसकी ताकत क्या है। आपको भी कभी अपने निजी जीवन में ऐसा एहसास हुआ? सर लड़कियों में ना एक बहुत ही कमाल की चीज होती है, एक सॉफ्टनेस होती है, एक फेमिनिटी होती है, एक वनरेबिलिटी होती है। अमूमन क्या होता है, आप जब कोई कैरेक्टर प्ले करते हो तो आप जैसे मेल कैरेक्टर्स होते हैं या जैसे वो बिहेव करते हैं, आप चाहते हो कि उसका कट कॉपी पेस्ट आप उन लड़कियों पे भी कर दो, बट ऐसा होता नहीं है। इनफैक्ट मेरा तो यहाँ तक मानना है कि हमारी जो वनरेबिलिटी है, हमारा जो सॉफ्टनेस है, वही हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि कई दफ़े सॉफ्टनेस से जो चीज़ें हो जाती हैं शायद एक बहुत हार्ड स्टैंड लेने से होती नहीं है। तो मैंने सिर्फ कोशिश ये की कि जो रानी भारती का डिलेमा है, जो हुमा का डिलेमा हो सकता है या नहीं, या किसी भी लड़की का हो सकता है, उसको आप जितने ऑनेस्टली दिखा सकें वो दिखाएं। ज़बरदस्ती का हार्डनेस या ज़बरदस्ती की टॉक्सिसिटी या ज़बरदस्ती का अग्रेशन, इसकी ज़रूरत है नहीं। अगर आप बोलें कि हाँ मुझे नहीं पता इस वक्त क्या करना चाहिए, राइट जाना चाहिए कि लेफ्ट जाना चाहिए। जैसे सीजन 3 में एक बहुत प्यारी बात है जो
सोहम का कैरेक्टर मुझे पूछता है कि तुमने चलो ये सब तो कर दिया और तुम विजय भी हो गई, बट तुमने न्याय लिया या बदला? अब ये वाकई कितनी बहुत बड़ी बात है कि कभी कभी आप किसी को सबक सिखाते हैं, वो कौन सी जगह से आ रहा है, न्याय से आ रहा है कि बदले से आ रहा है, क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। वो आपने क्या जवाब दिया था उसका, वो भी आप बता दीजिए, और अगर उसी अंदाज में बता सके तो बड़ा अच्छा हमने होगा। तो कहा था कि अब हमारा बदला पूरा हो गया, हम जा रहे हैं गांव, बच्चा बच्चा सबको लेके। तो सोहम ने कहा था देखिए रानी जी, अब आप ये रोज इस कश्मकश से आप गुजरेंगी और रोज अपने आप को दोषी पाएंगी और निर्दोष पाएंगी। सो आई थिंक वो पूरा क्रक्स है सीजन 3 का। अब आप इसमें से निकल नहीं पाएंगी। अब निकल नहीं पाएंगी। तो क्या आपको भी लगता है कि हुमा कुरैशी भी अब रानी भारती के किरदार से निकल नहीं पाएगी? अब ये चलता रहेगा सीजन 4, 5, 6? सर आपके मुंह में घी शक्कर। आई रियली होप सो। हमारा सालाना चेक आता रहेगा, इन सब की नौकरियां भी पक्की हैं। नहीं, बहुत आई थिंक जब कोई चीज अच्छी चल रही हो तो अच्छा उसे चलने देना चाहिए। सीजन 4 डेफिनेटली आएगा और अभी तो प्रॉमिस भी है कि रानी भारती दिल्ली आएगी, तो देखते हैं इंशाल्लाह। मतलब प्रधानमंत्री पद की दावेदार भी बन सकती है अब जो जनता कहे। अभी आपने जो ये अंदाज किया, ये असल में वोट मांगने वाला अंदाज है। आपने ये भी सीख लिया होगा कि जब एक महिला नेता बाहर जाती है, कोई भी नेता जाता है, तो कैसे वोट मांगे जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब तो पूरी इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली है। बट आई थिंक जैसी मैं साड़ी पहनती हूँ, अपने वैन से ऐसे सेट तक जाती हूँ, तो वो चाल में कुछ एक बदलाव तो आ ही जाता है। अभी आपने कहा कि लोग महिला नेता से वो अग्रेशन की उम्मीद नहीं करते, उसमें एक सॉफ्टनेस होना चाहिए। लेकिन अगर मैं 3-4 रेफरेंस पॉइंट आपको दूं, राबड़ी देवी, जयललिता, मायावती और ममता बनर्जी जी, इनमें से आप सबसे करीब इस कैरेक्टर को किसको पाती हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी? जैसे मैं थोड़ी आपकी मदद करता हूं, ममता बनर्जी को काफी अग्रेसिव माना जाता है, वो अग्रेशन है। मायावती भी बड़ी अग्रेसिव मानी जाती है, जो कहना है उसी वक्त कह देती है। लेकिन जयललिता थोड़ी सी सॉफ्टली बात किया करती थी, अब तो वो हमारे बीच में नहीं है। और राबड़ी देवी को आप कह सकते हैं मिक्स ऑफ बोथ। मुश्किल सवाल है सर, और जवाब मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं इन चारों से कभी मिली नहीं हूँ, तो कहना बहुत मुश्किल है। और मैंने एक चीज सीख ली है, क्योंकि मैं भी पब्लिक आई में हूँ, कि कभी नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो दूर से किसी को जज कर पाना, उसके चॉइसेस या जिस तरीके से उन्हें अपना पॉलिटिकल करियर जिया हो, बहुत मुश्किल है। और मैं इतनी बेवकूफ तो हूँ नहीं कि किसी का नाम ले लूँ अभी इस वक्त। इस किरदार के लिए आपको क्या लगता है, आप ही को क्यों चुना गया होगा? मतलब आप क्या इस किरदार के बहुत करीब हैं? जब इसकी कास्टिंग हो रही होगी तो आपके अंदर ऐसा क्या था जो इस किरदार के साथ बहुत मैच करता है? एक्चुअली मुझे नहीं पता है, और मैंने ये सवाल बहुत दफे सुभाष कपूर से भी पूछा। मैंने कहा सर आपने क्यों क्योंकि आई थिंक कोविड का समय था और पहली बार वो हम लोग जूम पे नरेशन वगैरह शुरू की थी, क्योंकि तब तो आप मिल नहीं सकते थे। और हमने पहले साथ में जॉली LLB 2 में काम किया था, जो कि काफी सक्सेसफुल फिल्म रही थी। बट हाँ, उसमें मेरा कुछ, उसके हिट या फ्लॉप होने से मेरा कोई कंट्रीब्यूशन था नहीं। बट आई वाज जस्ट हैप्पी कि मैं एक बड़ी सक्सेसफुल फिल्म का हिस्सा हूँ। बट मुझे सुभाष सर का काम हमेशा से बहुत पसंद था, एंड उन्होंने मुझे कॉल करके ये नरेशन दिया, और मुझे तो बहुत कमाल की स्क्रिप्ट लगी। मैंने बहुत दफे उनसे पूछने की कोशिश की कि क्यों, एंड आई थिंक काफी लोगों ने उनको बोला भी कि नहीं हुमा ना इतना अच्छे से नहीं कर पाएगी, या अपने आप को थोड़ा आप उसका इंस्टाग्राम देख लो तो हमेशा सच धज के ग्लैमरस रहती है, तो वो शायद इतना डी ग्लैम नहीं जाएगी। बट आई थिंक आई डोंट नो, ही बिलीव्ड इन मी एंड जस्ट ग्रेटफुल। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो उसमें बहुत ग्लैमर नजर आता है, उसमें इंग्लिश नजर आती है, उसके अंदर एक मॉडर्न प्रोग्रेसिव लड़की नजर आती है, और आपने एक ऐसा किरदार किया। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैनरिज्म और भाषा। ये भाषा आपने कैसे सीखी? सर कुछ चीजें बियॉन्ड होती हैं, आई थिंक कुछ चीजें रूहानी होती हैं। पता नहीं मुझे, मैं इसका कोई बहुत ही इंटेलिजेंट आपको जवाब देना चाहूंगी, बट मेरे पास है नहीं, क्योंकि शायद हो सकता है मैं दिल्ली से हूँ, क्योंकि दिल्ली में आप इतने लोगों से मिलते हैं, उनकी भाषा सुनते हैं, तो हो सकता है आप कहाँ वहां से मैंने पिकअप किया हो। बट मुझे लगता है नॉर्दर्न कोई भी भाषा या कोई भी डायलेक्ट रादर, मैं अगर 2-3 बारी सुनूं तो मैं उसे पकड़ लेती हूँ। मतलब दैट्स माई, मैं मिमिक्री आर्टिस्ट अच्छी हूँ। बट ये क्या है वो मुझे नहीं पता। बट आई थिंक कभी कभी एज एन एक्टर मेरा प्रोसेस ये रहता है कि जितना आप उस चीज को ऑनेस्टली जियो, जो भी आपको कैरेक्टर दिया जाए, और जो हुमा का किरदार है या जो हुमा का ईगो है उसको परे रखो। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो जिससे मैं मॉरली या एथिकली या एज अ पर्सन वाकिफ नहीं रखती हूँ, बट आई हैव टू इन दैट मोमेंट, एक्शन और कट के बीच में मुझे उसमें पूरा कन्विक्शन दिखाना पड़ेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अपना जो अहम और अपना ईगो है उसको साइड रखूं,
तो मैं इसको बहुत ही एक स्पिरिचुअल चीज मानती हूँ। तो बिहारी में आप कुछ बोल के बताइएगा। कुछ आप सवाल पूछिए, हम बता देंगे। नहीं, मैं तो उतना बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन आप अपनी भाषा में बोलिए, हम अपनी भाषा में नहीं, जवाब हम तो देंगे। हम आपसे चाहेंगे कि आप बिहारी में हमारे दर्शकों को कुछ जी। बोल के बताइए। हम क्या बताएं, आज हमें साड़ी हमारे वाड़ी दर्शक गण जो हैं, जो देख रहे हैं हमका। जी, हम बस इतना बोलना चाहेंगे कि आपने हमको बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से बुलाया, उसका धन्यवाद। और हमने बहुत मना किया कि हम ये साड़ी वाड़ी पहन के नहीं आएंगे, हम अपना जो है कपड़ा उस सब में आएंगे, क्योंकि साड़ी वाड़ी में थोड़ा समय लगता है। पर धन्यवाद, आपने बुलाया हमको, और हम कोशिश करेंगे कि अगले सीजन में भी अच्छा काम करें और आप सबका मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद। उमा जी, ये सब सुनने के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब आप बिहार से चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आप एकदम फिट हैं, अब आप चाहें तो कभी भी बिहार से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसा कोई ऑफर आया आपको? नहीं, काफी लोगों ने बोला है, बट मुझे अभी ऐसा कोई शौक है नहीं सर। ये चुनाव का इस समय चल रहा है और होली भी है, और हमने आपसे कहा था कि हम राजनीतिक होली हुमा जी के साथ खेलेंगे। अरे बाप रे। तो अगर आपको ये मौका मिले चुनाव लड़ने का, तो आप क्या चुनाव लड़ना चाहेंगी, और किस पार्टी से आप लड़ना चाहेंगी जो आपकी आइडियोलॉजी के सबसे करीब हो? देखिए, सबसे पहली बात तो हमको चुनाव बिल्कुल लड़ना है नहीं, हमको बिल्कुल समझ इसकी है नहीं। ये सोनी वालों ने बोला ये रोल कर लो, तो हमने कर लिया। और जो लोग, हम अपना काम करते हैं एज एन एक्टर, और जो लोगों का काम है वो प्लीज अच्छे से ये काम कीजिए और देश को चलाइए। इस समय सब लोग चुनाव की बात कर रहे हैं जी, कि आगे क्या होने वाला है, मोदी जी तीसरी बार आएंगे, ज्यादातर लोग तो कह रहे हैं कि आएंगे। आप मुंबई में रहती हैं जी। तो एक मुंबई में रहने वाला एक्टर इन चुनावों को कैसे देखता है, किस रूप में देखता है? आपके अपने सर्कल में जी, चुनावों को लेकर किस प्रकार के डिस्कशंस होते हैं? आई थिंक नॉट जस्ट एन एक्टर, बट आई थिंक पूरे देश में इस वक्त चुनाव का फीवर है। हर कोई डिस्कस करता है कि कौन जीतेगा, कितने मार्जिन से जीतेगा, फलाना फलाना। बट आई थिंक हम सबको अफेक्ट करेगा। मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि सब लोग जाइए प्लीज, और अच्छे से वोट दीजिए। आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी को वोट देना चाहिए, चाहे आपका किसी भी पार्टी में बिलीफ हो। मतलब आई डोंट थिंक कि सही होगा कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बैठ के मैं किसी एक पार्टी को एंडोर्स करूं या ना करूं। मतलब मेरा वो काम नहीं है। आई थिंक लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत समझदार हैं, जो आपके लोकल इश्यूज हैं उन पे फोकस करते हुए, एम्प्लॉयमेंट हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर फोकस करके आप वोट दीजिए। और आई थिंक हम लोग सब ईगली अवेट कर रहे हैं कि क्या होंगे इलेक्शन कि रिजल्ट्स। मोदी जी तीसरी बार आएंगे या नहीं आएंगे? आपको लगता है आएंगे? सब मैं कैसे बोल सकती हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित तो हूँ नहीं। आपने गलत इंसान से सवाल पूछ लिया है। आई फील जो देश के लिए सही होगा वो होगा। और ये कौन तय करेगा? देश के वोटर्स देश ही के तय वोटर्स करेंगे। तय करेंगे। जी। आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे देश की राजनीति में महिलाओं को लेकर जो योजनाएं हैं वो अचानक से बहुत बढ़ गई। और पिछले चुनाव में भी हमने देखा कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज था वो पुरुषों से ज्यादा था। मतलब महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं, स्मार्ट होती है शायद। स्मार्ट हो गई हैं और वो ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो पार्टियां जो हैं महिलाओं को अब टारगेट करके, मतलब महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं कर रही हैं। चाहे आप देख लीजिए उज्ज्वला योजना जैसी हो, या फिर महिलाओं को मुफ्त किराया हो गया, या अच्छा, मुफ्त किराया, मुफ्त जो है अब बस में, जैसे दिल्ली ही है। सुपर्ब। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने दिया जा रहा है, मध्य प्रदेश में दिया जा रहा है, दिल्ली में भी दिया जा रहा है। सुपर्ब। इस तरह की जो राजनीति है महिलाओं के लिए, क्या आप उसे सही मानती हैं, या आप ये मानती हैं कि इससे और ज्यादा किए जाने की जरूरत है? सिर्फ इतना नहीं है कि आप घर बैठे 1500 रुपए 2000 रुपए दे दो। स्किल डेवलपमेंट की भी बहुत आवश्यकता है। और जो सबसे ज्यादा महिलाएं जो चाहती हैं वो है शायद रिस्पेक्ट, कि घर में, परिवार में सिर्फ पर्दे कौन से आएंगे और सोफा कौन सा आएगा और क्या खाने को बनेगा, सिर्फ यही उनसे ना पूछा जाए। अब कौन सी गाड़ी लेनी है ये भी, इसमें भी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। वेल, मैं किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के बारे में तो शायद बात नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग इतनी है नहीं। बट क्या औरतों को और बढ़ावा देना चाहिए, या ऐसी पॉलिसी सिर्फ उनको लेके बनानी चाहिए? बिल्कुल। आई थिंक एक दो साल की नहीं, ये सेंचुरीज ऑफ ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे औरतों को, लड़कियों को आगे चाहे पढ़ना हो, जॉब करना हो, एक तरह का सोशल प्रेशर हो, वो एक बना ही हुआ है। आप देखो ना, आज भी कोई क्राइम होता है किसी लड़की के खिलाफ तो लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाई जाती है। आज भी मीडिया वगैरह में कोई ऐसा हो जाए तो विच आई फाइंड वेरी डिस्टर्बिंग। मैं घर पे बैठ के देखती हूँ, मुझे लगता है कि वो तो विक्टिम है। मतलब कोई आपकी घड़ी चुरा ले
तो आपको घड़ी पहनने पे आपको आप दोषी घड़ी पहनकर वहां निकले क्यों, इस पे आपको दोषी ठहराया जाता है, एज अपोज टू जो चोर है उसको पकड़ा जाए। और लड़कियों के साथ ये 1-2 साल नहीं, ये सेंचुरी से चलता चला आ रहा है। तो आई फील डेफिनेटली जो भी पॉलिसीज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनको और बढ़ावा देना चाहिए। गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की जो बात है, मैं बहुत पैशनेट हूँ खुद उसको लेके। एक आध एनजीओ जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ खुद। आई डोंट वांट टॉक अबाउट इट बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आई थिंक हम सबको जो भी आपके विसिनिटी में है जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। एंड आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बट एटलीस्ट शुरुआत तो हो गई है। मैं कोशिश करती हूँ जो कैरेक्टर्स में अब जब मेरे पास आई थिंक मैंने थोड़ा बहुत काम कर लिया है, थोड़ी चलती है, तो मैं वैसे कैरेक्टर्स कर सकूं जिससे बाकी लड़कियों को कुछ एक इंस्पिरेशन मिल सके या प्रेरणा मिल सके। आई थिंक वो बहुत जरूरी है। जब ये मैंने आपके अंदर एक बड़ा बदलाव देखा है जो शायद पहले नहीं होगा, और इसका मतलब ये है कि अब आप एक एक्टर के तौर पर अपनी टर्म्स कंडीशंस पर काम कर सकती हैं। पहले तो बिल्कुल। आपको ऐसा भी लगता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक महिला या एक हीरोइन का जो किरदार होता है, जो डिसाइड करने वाले लोग हैं वो कौन है? प्रोड्यूसर है, राइटर है, डायरेक्टर है और हीरो भी है। ये लोग मिलके तय कर लेते हैं। और जब हीरोइन आती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते, तो उसको कहते हैं नहीं आप तो एक शोकेस हो, आप बस 2-3 गानों में आओगी, आप इन चीजों से बाहर रहो। आपने फेस किया कभी ऐसा? डेफिनेटली सर, मैंने नहीं, आई थिंक सभी ने किया है। आई थिंक डेफिनेटली पहले जो फिल्में बनती थी उसमें लड़कियों का काम बहुत कम होता था कि 2 सीन 4 गाने, ग्लैमरस दिखो, बढ़िया। हम लास्ट टाइम जब आए थे तो मुद्दा आपने लास्ट टाइम भी उठाया था और मैंने तब भी आपको कहा था कि ये एक अनड्यू प्रेशर है लड़कियों के ऊपर। बट आई थिंक अब जिस मुकाम पे मैं हूँ, अगर मेरे पास ऑप्शन है या चॉइस है तो मैं वो कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हूँ कि अगर मेरी नीस है या मेरे घर की लड़कियाँ वो कैरेक्टर देख रही हैं तो उससे इंस्पायर हूँ कि अरे अगर ये कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। एंड अब ऑडियंस भी ऐसे कैरेक्टर्स को, ऐसी फिल्मों को अप्रिशिएट कर रही है, जाके देख रही है। जब भी मेरी बाकी कॉलीग्स भी हैं फीमेल जो कोई फीमेल सेंट्रिक फिल्म करती है जिसका बॉक्स ऑफिस अच्छा होता है, तो आई फील वेरी हैप्पी एंड आई कंग्रेचुलेट देम, क्योंकि जितनी ऐसी और फिल्में बनेंगी उतनी और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी बाकी लड़कियों को। और वो कहते हैं ना, जब आप अपने आप को स्क्रीन पे देखते हो, व्हेन यू सी योरसेल्फ रिप्रेजेंटेड ऑन स्क्रीन, तो वो आपको भी उम्मीद देती है कि अरे ये मेरे जैसा दिखता है या दिखती है, अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। सो आई थिंक ये बहुत जरूरी है ना। ये आप इंडस्ट्री में आप देख रहे हो, चाहे OTT हो या बड़ी थिएट्रिकल फिल्म्स हो, ये एक चेंज आ रहा है और आ चुका है। डू यू फील मोर एम्पावर्ड नाउ? आई थिंक सो। बट एम्पावरमेंट कोई एक एंड रिजल्ट नहीं है ना। एम्पावरमेंट एक प्रोसेस है। कोई ये नहीं कि अच्छा अभी छू लिया और ये हो गया। नहीं, ऐसा होता नहीं। आई थिंक पॉइंट ये कि हर स्टेज पे आपको ग्रो करना है और हर स्टेज पे आपके जो वैल्यूज हैं, आप जो कर रहे हो उसको क्वेश्चन करते रहना है। कोई परफेक्ट नहीं होता। आई एम श्योर मैं और भी गलतियां करूंगी लाइफ में, कोई ऐसे कैरेक्टर्स करूंगी जो शायद ना चले, या कोई ऐसी फिल्म करूंगी शायद, आई होप नॉट, बट हो सकता है कि लोग नाराज हो जाएं। तो मैं कोशिश करूंगी कि अगले दिन फिर उठूं और फिर मेहनत करूं और फिर लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूं। आपके माता पिता और आपका परिवार जब आपको देखता है जी स्क्रीन पर, सबसे ज्यादा आपका रोल, उन्हें कौन सा रोल सबसे ज्यादा पसंद आया जिसमें उन्होंने आपको एक बड़ी इज्जत की नजर से देखा कि भाई ऐसा होना चाहिए? सबका अलग अलग है। आई थिंक पापा के लिए रानी भारती है, महारानी, वो बहुत बड़े फैन है इसके। और पापा कभी कभी ना घर पे वो चाय में सॉसर में वो डाल के पीते हैं, चाय जो है सॉसर से पीते हैं। तो जब मैंने सीजन 2 में पिया उसको, तो उनका फोन आया मुझे, अरे तुम मेरी कॉपी कर रही हो? मैंने कहा हाँ, मैं आपकी कॉपी कर रही हूँ। कुछ चीजें तो लाइफ से उठानी पड़ती हैं। तो पापा आई थिंक महारानी को बहुत पसंद करते हैं। मम्मी जो है वो क्योंकि माँ है, उनको हर चीज़ अच्छी लगती है और उनके हर चीज़ में एक विशेष टिप्पणी होती है कि ये ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। साकिब को आई थिंक मोनिका बहुत पसंद थी। अच्छा, मोनिका और मैं डालेंगे। आखिर में, क्योंकि होली है जी, आपने जब पिछली बार इंटरव्यू किया था तो बताया था कि आप जब बचपन में आप होली में श्री कृष्ण का किरदार प्ले किया करती थी, जन्माष्टमी पर। तो होली कैसे मनाती हैं और आप हमारे दर्शकों के साथ कैसे होली मनाना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मुझे रंगों से सख्त एलर्जी है। इसीलिए तो अगर आज यहाँ सब ब्लैक एंड व्हाइट हाँ, है। तभी आपका कोई प्लान है तो मैं पहले ही बता रही हूँ। नहीं, बट मुझे लगता है कि कलरलेस होली हम लोग खेलते हैं। और होली जो है मुझे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट अगली बार मेरे को दिवाली पे आना चाहिए। दिवाली इज माई मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल, मेरा सबसे फेवरेट त्योहार है। होली पे आई थिंक मुझे बस ये कि एज लॉन्ग एज रंग वंग ना लगाओ, क्योंकि अगले दिन शूटिंग पे जाना होता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि सब लोग मिलें, अच्छा सा खाना खाएं, होली के जो स्पेशल पकवान पकते हैं वो करें। तो आई क्वाइट एंजॉय होली। हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे, कैसे मनाएं होली?
एक तो टॉक्सिक रंग जो है पक्के रंग उनको प्लीज यूज ना करें, बहुत हार्मफुल होते हैं आपके खुद के लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए भी। ऑर्गेनिक कलर्स यूज कीजिए, कोशिश कीजिए, होली का दिन है और त्योहार का दिन है, मेरी एक रूल ये है कि कोई भी त्योहार हो तो उसमें किसी की हेल्प करें। हम तो बहुत प्रिविलेज हैं, हम तो अच्छा खाना और सब चीज़ें कर ही सकते हैं, बट कोशिश कीजिए आपके घर के आसपास जो भी हो, जो घर पे काम करते हो या ड्राइवर हो, उनका ज़रूर कुछ आप हेल्प कर सकें। जी। प्रोड्यूसर, ऑथर, एक्टर, ये तीनों चीज आप कर चुकी हैं और आप बिजनेस भी करती हैं। आप कैसे अपने आप को चाहेंगे कि आपको लोग कैसे जाने? आपने बुक भी लिख ली, जी, फिल्म भी प्रोड्यूस कर ली, एक्टिंग तो आप करती है कि पता नहीं क्या somebody an artist I don't know, मतलब मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं। मुझे लगता है कि जो मेरा दिल करता है मैं बस उसे फॉलो करती हूँ। मैं कभी ये नहीं सोचती कि अच्छा मैं एक्टर हूँ तो मुझे प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। जो अगर मुझे लगता है कि कोई अच्छी कहानी है मुझे प्रोड्यूस करना चाहिए तो आई वुड लव टू डू इट। किताब कोविड में लिखी गई थी क्योंकि तब कुछ करने को था नहीं, तो एक आइडिया था मेरे दिमाग में, मुझे लगा कि इसको लेके स्क्रिप्ट लिखी जाए। फिर मुझे लगा स्क्रिप्ट लिखो, फिर उसको बनाओ। तो और बचपन से मुझे किताबों का बहुत शौक रहा है, मैं बचपन से आई बीन अ बुक वर्म, तो मैंने कहा किताब लिखते हैं ना, थोड़ी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। एंड एक्चुअली मम्मी वॉज वेरी हैप्पी, वो काफ़ी इमोशनल भी होगी क्योंकि मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम जितनी अच्छी एक्ट्रेस हो उससे बेटर तुम लिखती हो। मैं कहीं बाहर मत बता देना आप सबको पता चल जाएगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है उमा जी कि जब हम कोई इंटरव्यू करें, किसी से बात करें, तो कुछ ऐसा हो जो लोगों को भी इंस्पायर करे, लोगों के कुछ काम आ सके। आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो जिसमें इंतजार बहुत है। इसमें इंतजार इस बात का कि आपको अगला मौका कब मिलेगा, अच्छा रोल कब मिलेगा। बहुत बार तो लोगों की पूरी आधी जिंदगी निकल जाती है इंतजार करने में। फिर जब वो घड़ी आती भी है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। इस ऐसे माहौल में एक मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल इश्यूज और मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते होंगे। आपको कभी इस तरह का मेंटल हेल्थ इश्यूज आपने उनको फेस किया है? और जो लोग इंतजार करते करते थक जाते हैं उनके लिए आपके पास कोई टिप्स है? सब मैं अपने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम करती हूँ, खासकर पिछले 2-3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ। आई थिंक मैं तो बहुत ओपनली इनकरेज करती हूँ कि आपको किसी से बात करनी चाहिए, किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से, किसी थेरेपिस्ट से डेफिनेटली बात करनी चाहिए। हमारे देश में ना बहुत गलत पॉपुलर मीडिया में धारणा है मेंटल हेल्थ को लेके कि खाली अमीरों की प्रॉब्लम है या ये क्या बकवास होती है, थोड़ा हंस लो, थोड़ा घूमने चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। तो ये ना बहुत सारी चीज़ें हम अंडर द कार्पेट इसको श्रग करते रहे कि हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो आई फील क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप महीने में एक दफ़े, जैसे आप डेंटल चेकअप के लिए जाते हैं, आँख के चेकअप के लिए जानते हैं, फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, आप अपने दिमाग के बारे में भी सोचिए। हम उससे क्यों हिचकिचाते हैं? सो आई फील मेंटल हेल्थ के बारे में तो आई वर्क अ लॉट, और मेरे कुछ निजी जिंदगी में पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से आई थिंक मेरी बुक भी शायद इसी वजह से मैं लिख पाई। आई जर्नल एवरीडे, मैं रोज सुबह उठ के लिखती हूँ जो भी दिमाग में चल रहा है, मैं एक कागज और पन्ना लेके सब वैसे उल्टी कर देती। तो आई फील उसके बाद जब आप वो सब निकाल देते हो ना, आपके अंदर क्या चल रहा है, तो आप बाकी चीज़ों के साथ आप एकदम फ्रेश माइंड से आप फोकस कर पाते हो। वो मैं बहुत ज़्यादा एडवोकेट करती हूँ क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन या आपका प्रोफेशन भी हो, बहुत हाई स्ट्रेस जॉब है। आप दिन में इतने सारे लोगों से मिलते हो और लोग आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं ले लेते हैं, बिल्कुल, है ना। एंड इफ यू आर अ सेंसिटिव पर्सन और अ थिंकिंग पर्सन तो कहीं ना कहीं आपको वो इमोशनली मैं भी उन्हें अफेक्ट कहता हूँ करता है। एनर्जी वैम्पायर्स। आप Yes. उन्हें मिलिए और वो आपकी पूरी एनर्जी इधर खींच लेंगे। बिल्कुल, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि वो अच्छी बात नहीं बोलते, 3 बुरी बातें आपको समझा जाते हैं या बोल जाते हैं, तो यू सडनली ना आप अपने पाथ से थोड़ा हिल जाते हो। तो दिस इज जस्ट जैसे आप जैसे क्लॉक को रीसेट करते हो, वो आपको रीसेट करने की 2-3 चीजें हैं। कोई भी प्रोफेशन हो, यू नो, आई थिंक हाउ डू यू रीसेट योर क्लॉक? बाय राइटिंग एवरी डे। फॉर मी इतने से हो जाता है? आप कोशिश करके देखिए, आप ट्राई कीजिए, इट विल चेंज योर लाइफ, यू विल थैंक मी, इट विल रियली चेंज योर लाइफ। आई फील टॉकिंग वंस अ मंथ टू अ थेरेपिस्ट, एवरी डे वॉमिटिंग आउट 3 पेजेस। मैंने अभी देखा कि आम लोग तो अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जितने बड़े लोग हैं सब अपने पास एक थेरेपिस्ट रखते हैं जिसके साथ वो जाके सब उल्टी कर सकें कि मेरे साथ, और सब कुछ अपना बता सकें। डज इट हेल्प? और क्या आपके पास भी है ऐसा थेरेपिस्ट? सर देखिए, मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, आप तो पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं, आपको तो इसके बारे में थोड़े अच्छे से बात करनी चाहिए। इनफैक्ट आपको तो इनकरेज करना चाहिए लोगों को, बिकॉज आई फील जितना लोग ये करेंगे ना, मतलब बहुत सारी ऐसी अनडिटेक्टेड चीज़ें हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन फॉर एग्जाम्पल, मतलब फॉर ईयर्स विमेन जो यू नो आफ्टर गिविंग बर्थ
उनको डिप्रेशन होता है, बट इसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि अभी तो हम समाज में वहां तक पहुंचे हैं कि मतलब एक बच्चा होने के बाद एक औरत को सही केयर मिल जाए, या तो डिप्रेशन तो मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है, या फिर हम जो औरत उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन से गुजर रही है उसको हम नेम कॉलिंग करते हैं, या उसको कोई उसे माँ ही नहीं समझते हैं। तो ये बातों के बारे में अगर आप बात नहीं करेंगे तो वो इंसान कभी विल नेवर रीच आउट फॉर हेल्प। सो विच इज व्हाई आई फील, एंड आई एम सेइंग दिस टू यू आल्सो, वी मस्ट इनकरेज पीपल टू टॉक टू अ थेरेपिस्ट, बिकॉज इन चीज़ों को लेके ना हमारे यहाँ पॉपुलर मीडिया में बहुत गलत तरीके से इसकी वो है कि एज इफ ये आई लाइक फॉर एग्जाम्पल माई ओन पेरेंट्स, आई हैव टू टेल देम कि आप ना, जनरेशन अलग है, आई थिंक इट्स ऑल्सो जनरेशन थिंग, बट आई थिंक उनको भी समझाने की जरूरत है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि आप दुखी हैं तो चलो चॉकलेट खा लो सब सही हो जाएगा, या पिक्चर देखने चले जाओ आपका मूड ठीक हो जाएगा। कुछ चीज़ों के अंडरलाइंग कॉजेज होते हैं, मेडिकल कॉजेज होते हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, तो जितना इनके बारे में हम सही तरीके से बात करेंगे उसको हम हल कर पाएंगे। आखिर में आप रानी भारती के अंदाज में, महारानी के अंदाज में हमारे दर्शकों को बाय कैसे बोलना चाहेंगी, खास तौर पर होली के इस मौके पर, खास तौर पर चुनावों के इस मौके पर? जी देखिए, हम बस इतना बोलना तो चाहेंगे। क्लोजिंग आपकी है, आज जी मेरी बिल्कुल, आज हम क्लोजिंग करते हैं। आज हम आए हैं इतने दिन बाद, तो हम बोल देते हैं कि होली के पावन मौसम में, सॉरी फिर से बोलते हैं, तो होली के पावन दिन पे आप सब अच्छे से होली मनाइए, और ये लड़का लोग को बोले ज़्यादा हल्ला हल्ला मत करो, हाँ, और एकदम परमिशन लेके होली खेलना सबके साथ। और दूसरा चीज़ ये कि इलेक्शन भी है सर पे, तो सोच समझ के सही पार्टी को, सही उम्मीदवार को आप लोग अपना वोट दें, क्योंकि आपका वोट बहुत ज़्यादा कीमती है। और इसी के साथ हम चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। रानी भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपको होली मुबारक, और जल्दी दोबारा आपसे भेंट होगी। बिल्कुल सर, थैंक यू। जब आप दिल्ली आएंगी और प्रधानमंत्री बनने की कोशिशें आप शुरू करेंगी, तब आप आपसे मुझे, मुलाकात यू विल गेट होगी। मी इनटू ट्रबल। ये सब बातें प्लीज मत बोलिए, मैं एक्टर ही ठीक हूँ सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।